कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024 5 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि हिंदी विषय पे लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी विषय पे आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर 75 नंबर लाएंगे। इस पेपर को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, चौथा निर्देश, पाँचवा, छठवां, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। और साथ ही जो यहाँ पर लाइक के बटन है वो यहाँ पर जरूर दबा लीजिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न पहला आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता रीति काल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो इसका आपका औसत आता 2 भागों में, बा आता 3 भागों में, सा आता 4 भागों में और दा आता 7 भागों में। तो यहाँ पर रीति काल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा 3 भागों में। फिर आपका दूसरा आता, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हरील की लकड़ी से, बा आता नीम की लकड़ी से और साथ आपका चंदन की लकड़ी से और दा आता तुलसी की लकड़ी से। तो यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा हरील की लकड़ी से। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर तीसरा आता नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो आपका आता शिक्षा का विकास और बात आपका समाज सुधार, साथ आपका प्रेम संबंध और दाता देशभक्ति की भावना। तो यहाँ पर नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा देशभक्ति की भावना। फिर आपका चौथा आता कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, महात्मा गांधी की और बात आप भीमराव अंबेडकर की और साथ सरदार पटेल की और दाता सुभाष चंद्र बोस की। तो यहाँ पर कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा रहेगा सुभाष चंद्र बोस की। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका पाँचवा आता है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं, ठीक है। तो आपका आता पूर्व पद और बात आपको उत्तर पद और साथ पूर्वा पर और दाता उत्तर पूर्व। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना उससे पहले पद को कहते हैं। तो ठीक है, उससे पहले पद को यहाँ पर पूर्व पद कहते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पर लिखा पहले का मतलब होता ही है पूर्व, ठीक है। तो पूर्व पद आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात खिलाते थे, चांदी की कटोरी में, बाता कांसे की कटोरी में और साथ फूल की कटोरी में और दाता सोने की कटोरी में। तो यहाँ भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात खिलाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सारा रहेगा फूल की कटोरी में। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता आपका प्रश्न 2 आता, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता सूर्य की भक्ति डोंटो भाव की है। तो यहाँ पर सूर्य की भक्ति है शाक्य भाव की। तो शाक्य आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, ठीक है। भाव पहले से लिखा हुआ है। फिर दूसरा आता, गोपियों ने मधुकर संबोधन डोंट के लिए दिया। तो यहाँ पर गोपियों ने मधुकर संबोधन उद्धव के लिए दिया। तो उद्धव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। फिर तीसरा आता, लय ताल छंद आदि से मुक्त रचना डोंटो कहलाती है। तो यहाँ पर लय ताल छंद आदि से, ठीक है, मुक्त रचना पद्य कहलाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सॉरी, जो आपका यहाँ पर पद्य नहीं कहलाता, गद्य कहलाती है। तो गद्य आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक, गद्य कहलाती है। फिर आपका आता बी रस का स्थायी भाव डोंट है। तो बी रस का स्थायी भाव आपका यहाँ पर उत्साह हो जाएगा, ठीक है। बी रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। फिर 5वां आता, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, ठीक है। इसका आंसर आपका मृदंग रहेगा। और फिर आपका आता है 6वां, चौराहा में डोंट समास है। तो चौराहा में रहेगा आपका यहाँ पर दुगु समास, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर दुगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न आपके यहाँ पर 3 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो आपका पहला रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा। देन जो आपके यहाँ पर आता है, उद्भव को बड़भागी कहा गया है। तो यह आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका तीसरा आता, नाटक में 1 अंक होता है। तो यहाँ पर नाटक में होते हैं अनेक अंक, ठीक है, 1 अंक नहीं होता है। तो यह भी आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी। तो यह बिल्कुल आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 5वां, लेखक शिवभूषण शाह के पिता आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाते थे। तो यह भी आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और फिर आपका आता है 6वां, रस के 7 अंग होते हैं, अंग हैं। तो यहाँ पर रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है, 7 अंग नहीं होते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा।
तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न चाह था सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आ बा में आपकी दी गई सही जोड़ी जो कि 6 नंबर की रहेंगी। तो पहले आती है कामायनी, तो कामायनी को आपको महाकाव्य से मैच करना है। फिर दूसरी आती है आपकी काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा यहाँ पर रस को माना जाता है, तो रस से मैच कर देनी दूसरी। फिर तीसरा आती है दोहा, तो दोहा को आपको अर्ध सममात्रिक छंद से मैच करना है। फिर जो आपकी चौथी आती है संधि के प्रकार, तो यहाँ पर संधि के होते हैं 3 प्रकार, तो ये आपको चौथी 3 से मैच करना है। और पाँचवीं आती माता का आंचल, तो माता का आंचल आपको यहाँ पर शिव पूजन सहाय से मैच करना है, ये आपकी 5वीं रहेगी। जो 6वीं आती सेवा करने वाला, तो इसको आपको यहाँ पर सेवक से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं और आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। साथ ही यहाँ पर हमने नंबर लिख दिए कौन में वो कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता है, एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है उद्धव की वैवाहिक तुलना किस के पत्ते से की गई है, तो यहाँ पर उद्धव की वैवाहिक तुलना कमल के पत्ते से की गई है, तो कमल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है, तो यहाँ पर सूरदास के साहित्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है, तो माधुर्य आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, माधुर्य गुण। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पर उपन्यास सम्राट, ठीक है, प्रेमचंद को कहा जाता है, तो प्रेमचंद आपका यहाँ पर प्रेमचंद आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, प्रेमचंद आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर रिपोर्ताज है आपका फ्रेंच भाषा का शब्द, ठीक है, फ्रेंच आपका इसका आंसर रहेगा। और फिर आपका आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, ठीक है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, तो दोहा आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां भोलानाथ का असल में नाम क्या था, तो भोलानाथ का जो असल में नाम था वो था तारकेश्वर नाथ, ठीक है, तारकेश्वर आपके यहाँ पर तारकेश्वर नाथ हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो है वो एक सदवाक्य में तक कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आप यहाँ पर देख लीजिए उद्धव की वैवाहिक तुलना किस किस से की गई है और इसका अर्थ हुआ था गोपियों द्वारा उद्धव को बागबान करने में क्या विघ्न निहित है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर है उद्धव की वैवाहिक तुलना निम्नलिखित से की गई है। इसका का पॉइंट रहेगा आपका कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। फिर इसका खा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं, उद्भव भी इसके समान है, वे कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला, ठीक है। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो इसका आपका यहाँ पर अथवा वाला दिया गया गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान करने में क्या विघ्न नहीं थे, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए, ठीक है। हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। फिर इसका आप दूसरा पॉइंट देख लीजिए, श्री राम को तो एक धनुष नए धनुष के समान लगा। फिर तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपको यहाँ से 3 पॉइंट याद कर लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषताएँ बताई, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था प्रगतिवाद की 2 विशेषताएँ लिखिए, तो आपको यहाँ प्रगतिवाद की विशेषताएँ बता देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी प्रगतिवाद की विशेषताएँ, ठीक है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण और सांप्रदायिकता का विरोध और जनभाषा का प्रयोग, ये आपकी प्रगतिवाद की विशेषताएँ यहाँ पर हो जाती हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया इसका अथवा नई कविता की विशेषताएँ प्रवृत्तियाँ लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता सूरदास की 2 रचनाओं के नाम, ठीक है, एवं काव्यगत विशेषताएँ लिखिए। तो आपको यहाँ पर सूरदास की जो यहाँ पर 2 रचनाओं के नाम है वो हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी सूरदास की 2 रचना रहेंगी वो आपकी हो जाएगी सूरसागर, ठीक है, सूरसागर और सूरसरावली, ये आपकी 2 रचना हो जाती हैं। इनका भाव पक्ष देख लीजिए। सूरदास कृष्ण भक्त थे। सूर्य ने अपने पदों में मानव के मन के भावों को प्रकट किया है। सूर्य के काव्य में शांत श्रृंगार और बादशाह रस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूर्य बादशाह रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं और साथ ही इनका कला पक्ष भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर पूरा आंसर देख लीजिए। ये आपकी 2 रचनाएं दी गई हैं, भाव पक्ष कला पक्ष, तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा वाला, तो वो आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका था चौपाई छंद की परिभाषा और उदाहरण सही लिखिए। तो जो चौपाई छंद की आपकी परिभाषा रहने वाली है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर चौपाई छंद की परिभाषा दी गई है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए यह एक मात्रिक समछंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के आखिरी में जगन और तगड़ का आना वर्जित होता है। इस तरह से आपकी परिभाषा रहेगी। आपको इनको याद नहीं करना है, सिर्फ ऊपर 2 लाइन दी गई इनको याद करना और उदाहरण याद करना है। ये आपको उदाहरण यहाँ पर दिया गया है।
फिर जो आपके यहाँ पर इसका अथवा आता अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। ठीक है, तो महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। ठीक है, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है और खंडकाव्य में जीवन किसी एक खंड का वर्णन रहता है। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है और खंडकाव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य अनेक सर्गों में विभाजित होता है और खंडकाव्य एक ही सर्ग होता है। ठीक है, इस तरह से आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में ऐसे आपको 3 पॉइंट याद कर लेने हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 11वीं का आपका अथवा का देख लेते हैं। तो 11वीं का आप अथवा देख लीजिए, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है रिपोर्टाज किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा रिपोर्टाज किसी घटना के यथातथ वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचार के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती। रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर जो दिया गया इसका अथवा हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम उनकी रचनाएं लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। तो आपको आत्मकथा और जीवनी में अंतर हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आत्मकथा और जीवनी में अंतर दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आत्मकथा में स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। इस तरह से आपका यहाँ पर अंतर हो जाता है। फिर चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। इसका अथवा आता कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना अथवा का देख सकते हैं। फिर आपका 14वां था मन्नू भंडारी की भांस शैली की 2 रचनाएं लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी मन्नू भंडारी की आपकी 2 रचनाएं यहाँ पर दी गई, आपका बंटी और मैं हार चुकी। ये आपकी 2 रचनाएं, इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी भाषा दी गई है। तो इसको पूरा आपको याद कर लेना है और साथ ही इनकी शैली भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है मन्नू भंडारी की भाषा शैली और 2 रचनाएँ। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया स्वयं प्रकाश की भाषा शैली में 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था बहुत, ठीक है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत की बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। इसका अथवा था मूर्ति पर सरकंड का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य और विधान, ठीक है, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा आपका, विधानवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मृतिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। और ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो इस तरह से आपका 16वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर इसका अथवा आता संधि किसे कहते हैं, संधि की भेद लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था माता का अंतर शीर्षक की उपयोगिता बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया है आंसर। ठीक है, लेखक ने इस कहानी का नाम माता का अंचल रखा है। इससे पाठ में माँ के अंचल को समझाने का प्रयास किया। भोलानाथ को अपने माता पिता दोनों से बहुत प्रेम हुआ। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सुलझाने में लग जाती है। यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका 17वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। जो इसका अथवा है उसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 18वां आता है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर दिया है उद्धव तुम अति बड़भागी। तो इसका हम यहाँ पर आंसर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षेत्र के पाठ पद से लिया गया। इसके रचयिता सूरदास हैं। और प्रसंग आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव को व्यंग के माध्यम से यह जानना चाह रही हैं कि तुमने कभी प्रेम नहीं है, इसलिए नहीं किया नहीं है, इसलिए तुम हमारे प्रेम की अनुभूति नहीं कर सकते। इस तरह से आपका प्रसंग हो जाएगा और साथ ही ये आपकी यहाँ व्याख्या हो जाती है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए इतना और। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है भावार्थ यानी व्याख्या। ठीक है, तो आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी और साथ ही आप संदर्भ प्रसंग एक साथ देख सकते हैं। ये आपकी पूरी यहाँ व्याख्या दी गई है, तो इसको याद कर लेना है आपको। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो इसका अथवा वो आप देख सकते हैं। फिर आपको 19वां आता निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया बार बार सोचते क्या होगा। ठीक है, तो इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं हम। तो ये आपकी संदर्भ आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक क्षेत्र से ली गई। पाठ में कैप्टन की देशभक्ति का सुंदर चित्रण किया है। इसका प्रसंग हालदार साहब ने कैप्टन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। और व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इस तरह से आपकी व्याख्या यहाँ पर हो जाती है।
और ये आपका संदर्भ और प्रसंग। ठीक है, एक साथ आप पूरा आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है 19वें क्वेश्चन का। और इसका अथवा का भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 20वां प्रश्न आता है। ठीक है, परोपकार का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका परोपकार के महत्व पर अनुच्छेद। ठीक है, तो पूरा आपको याद कर लेना है। ये आपका परोपकार के महत्व पर अनुच्छेद हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो अथवा वाला प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आपका 21वां प्रश्न आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ पर अपठित काव्यांश दिया गया है। इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर इसका अथवा आता है गद्यांश। गद्यांश काफ़ी सरल होता है काव्यांश की तुलना में। तो इसको आपके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर 22वां प्रश्न आता है, 23वां देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।